भी छोटी मोटी चीज मिल जाती है उसके ऊपर एकदम रास्ते पे आ जाना, और रास्ते पे आप एक आध दो आदमियों को गोली मार सकते हो, लेकिन 10-20 हजार लाखों का जन समुदाय जब आता है, वो भी निहत्था है, तुम कुछ नहीं कर सकते। फेसबुक को बैन कीजिए, व्हाट्सएप को बैन कीजिए, आगे क्या होगा देखिए। इमीडिएट रीजन एंड केपी शर्मा ओली completely failed in gauging the repercussions of this immediate treason। लेकिन रास्ते पे आना, इसका मतलब ये है you are destabilizing, you are challenging the authority। What is your opinion? 2014 में जो कांग्रेस हाँ। पार्टी के पतन का कारण बना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो वहां पर कॉमनवेल्थ गेम एक स्पार्क बना। और जितने डिवाइड रहेंगे उतना सुपर पावर को रूल करना अच्छा रहता, चाहे वो बीजेपी रहे अभी कि जो छोटे पार्टियों को आपस में लड़ाते हुए ऊपर बैठी है, या एक जमाने में कांग्रेस रहे जिसने वही किया है, या सोवियत यूनियन को तोड़ के अमेरिका अभी वही कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। एशिया में पिछले 4 सालों से बदलाव का दौर चल रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अब नेपाल, म्यांमार में भी कुछ शांति नहीं रही। क्या अब अगला नंबर भारत का है? नेपाल में ऐसा लग रहा है कि राजा वापिस आ रहे हैं और नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, यानी कि कम्युनिस्ट शासन प्रणाली से वो दूर होने जा रहा है। इससे भारत को खुश होने की जरूरत है या विदेशी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है? नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो क्रांति थी या फिर क्रांति के नाम पर बवाल मचाया और आंदोलन में गैर जरूरी लोग घुस गए और पूरे देश को बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। आज इस पूरे विषय में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज विशेष मेहमान मौजूद हैं, जयंत माइंडकर जी। जयंत माइंडकर जी, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। जयंत माइंडकर जी का मैं संक्षेप में परिचय दे दूं। वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। महाराष्ट्र में पत्रकारिता के लिए वो जाने जाते हैं। कई सारे लीडिंग अखबारों में उनकी कॉलम चलती है, अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर वो विश्लेषण के लिए आते हैं और आज हमारी चैनल पर आए हैं, हम उनके आभारी हैं। सर, ये बताइए जैन जी कि हमें समझ नहीं आ रहा है, इसे क्रांति कहें, बेवकूफी कहें, साजिश कहें, क्योंकि क्रांतिकारी पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को जिंदा जला दे, कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष को नदी के बीच में धकेले और फिर डंडे से वहां पर पीटे, फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पर नंगा कर दे और उसके बाद डंडों से पीटे। जैन जी, ये वो कम्युनिटी है जो घर के बाहर तो क्या अपने मोबाइल के बाहर नहीं निकलती। क्या जैन जी ये सारे काम कर सकती है? देखिए, इसको एक तात्कालिक कारण ऐसा बोला जाता है, क्योंकि आपका जिस प्रकार से सवाल है उसका एक तात्कालिक कारण है। 4 अगस्त को अगर नेपाल बोल देता है कि आज से XYZ सोशल प्लेटफॉर्म्स बंद होंगे, मयूर जी, हम तो ठीक है, एक लोकशाहीवादी जिसकी जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जिसकी नींव नेहरू जैसे लोकशाही पर विश्वास रखने वाले आदमी ने की थी, वो बात अलग है। लेकिन आज के जमाने में क्या हम 1 घंटा भी पूरा देश इंटरनेट के बगैर रह सकता है? हम अपनी बात करें, मैं और आप बात करेंगे। हम नहीं रह सकते। 1 घंटा हम बोलते हैं। आज के जमाने में हम जो भी काम करते हैं इंटरनेट के बगैर कर नहीं सकते।
बात ये है, इसी धरती पर जो इंटरनेट के ऊपर यूं समझे चलती है, कोरिया, उत्तर कोरिया नाम का एक देश है, जहां के किम उतना ही सोशल मीडिया या उतनी ही इंटरनेट सबको देते हैं जो वो चाहते हैं। आप वही चैनल देखो जो मैं चाहता हूं। नेपाल ने कुछ हद तक जो कम्युनिस्ट, जो आपके डिस्कशन में आया कि सरकार कम्युनिस्ट है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, चाइना भी उसी प्रकार से बहुत हद तक चलता है, वही एक इम्पोजिशन करने की कोशिश की, जो नेपाल, जो कल्चरली इंडिया से, रिलीजियस वाइज इंडिया से, या लैंग्वेज वाइज बोलेंगे इंडिया से ज्यादा जुड़ा हुआ है, वहां प्रोटेस्ट हुआ। और फिर वो प्रोटेस्ट में वो सब कुछ हुआ। देखिए, अगर मैं मेरी तो बात छोड़ दो, मैं तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने बोला है कि फ्रेंजीड मॉब से सबसे ज्यादा डरा जाता है, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं रहता, उनके पास रहता है सिर्फ हाथ। लेकिन ये हाथ उठे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला दिया, किसी को नंगा करके मारा गया, किसी को बिल्कुल एक गुंडे की तरह पीटा गया। लेकिन हम उसके पहले होने वाले इस घटना को क्यों बोलते हैं? हम बैन क्यों करें जो तुम्हारा ब्रेड एंड बटर जैसा है? हम ये बैन क्यों करें? किम किम के नॉर्थ कोरिया वालों को आदत है, वहां से लोग भागते हैं, जो जिसकी स्टोरीज हम भी पढ़ते हैं, वो बात अलग है। बाकी कहीं भी जो दुनिया में नहीं होता, वो हम क्यों करें? इस क्यों का जवाब केपी ओली शर्मा नहीं देंगे। वो नहीं देंगे, क्योंकि वो तो अब छोड़ चुके हैं। जहां से ये शुरू होता है, ये यहां से। हम थोड़ा सा, जो आपने डिस्क्राइब किया वो बहुत सही है। म्यांमार का जो जिक्र किया, मैं उसको सार्क बोलता हूं। अगर मैं सार्क बोलूंगा तो म्यांमार इसमें नहीं आता। सिस्टमेटिकली पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी नेपाल, अभी सार्क के सिर्फ 3 देश बचे हैं, जिसमें से एक है भूटान, दूसरा है मालदीव, और तीसरे हम खुद, भारत। तो क्या इसी प्रकार से, क्योंकि अरब स्प्रिंग जो हुआ था 4-5 साल पहले, जो हमने देखा है, हम कवर नहीं किए लेकिन हमने न्यूज में देखा है, इसी प्रकार के इजिप्ट से लेके जो बातें शुरू हुई थी, पूरा अरब स्प्रिंग उन्होंने कर लिया था। क्या ये सिस्टमेटिकली चल रहा है? कुछ भी छोटी मोटी चीज मिल जाती है, उसके ऊपर एकदम रास्ते पे आ जाना। और रास्ते पे आप एक आध दो आदमियों को गोली मारते हैं, मार सकते हो, उसको इंजोर्ड कर सकते हो, स्टिक से उसको कुछ भी केनिंग चार्ज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन 10-20 हजार, लाखों का जन समुदाय जब आता है, वो भी निहत्था है, तुम कुछ नहीं कर सकते। यही अरब कंट्रीज नहीं, में हुआ। मैं माइनकर जी, ये मुद्दे पर ना थोड़ा-सा हमें बात करना चाहिए। इंडिया में भी टिकटॉक बैन हुआ, हेलो बैन हुआ, कू एप्लीकेशन बंद हुई, बैन नहीं हुआ। कू एप्लीकेशन बंद हुई, बैन नहीं हुआ। बंद। ठीक है? ठीक है? अ, इसके अलावा चाइना की जितनी भी ऐप्स थी, लगभग 32 जितनी थी या बहुत बड़ी संख्या में थी, सारी की सारी बैन कर दी। लेकिन यहां तो एक कंकर भी नहीं उछला, पत्थर की बात तो छोड़िए। आप एक बेसिक चीज, फेसबुक को बैन कीजिए, व्हाट्सएप को बैन कीजिए, आगे क्या होगा देखिए। देखिए, चाइना के एप्स हम बैन कर रहे हैं। जब ये वर्ड आता है, तो भारतीयों के दिल में चाइना के प्रति जो भी कोई उनके प्रॉब्लम्स, जो भी कोई उनकी दुश्मनी है, वो बाहर आती है। बोला जाता है कि हाँ, इसकी वजह से हुआ है। लोग कुछ हद तक समझ जाते हैं, कुछ हद तक। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि पूरे मान जाते, लेकिन ये बात सही है कि कुछ हद तक मान सकते हैं। इसी प्रकार के समझो कुछ नियम पाकिस्तान के बारे में भारत ने बनाए होंगे भी, और आज भी है। यातायात के बारे में क्या हम मानते नहीं हैं? हम भी समझते हैं नेशनल इंटरेस्ट क्या है, लेकिन क्या हम इन मास बोल सकते कि सभी अभी के अभी आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा काम खत्म? एक दूसरी बात क्या है, वहां जो मैं अभी एक आर्टिकल में लिखा है,
वहां भी निपो किड्स, भाई भतीजावाद, जो जो आरोप बांग्लादेश में शेख हसीना के ऊपर लगा कि भैया आपने वो मुक्ति वाहिनी में जिन्होंने काम किया उनके बच्चों के बच्चों को तुमने जॉब दे दी। आखिर देखो, स्टेबिलिटी तब रहती है जब तुम्हारे जेब में, तुम्हारे कम से कम जेब खर्चे के लिए पैसा पैसा। होना चाहिए। लेकिन अगर तुमको पता चल रहा है कि तुम्हारे जेब खर्चे का जो पैसा है वो कोई निपो किड्स हम्म। अगर अपनी शराब में उड़ा रहा है, तो जो गुस्सा निकलता है, जिसका हमने नतीजा बांग्लादेश में देखा। आज ये बोला जा रहा है कि भले ही केपी शर्मा ओली जो कम्युनिस्ट है, लेकिन वहां भी भाई भतीजावाद है, हर जगह वही चल रहा है। और जो गुस्सा, मैं किसी भी गुस्से का समर्थन नहीं कर रहा हूं, किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये फैक्ट है। लेकिन क्या ये केपी ओली शर्मा ये जानने में असफल रहे कि इतना भी बड़ा बड़ा हो सकता है हमारा एक निर्णय, और नहीं, यही उनकी गलती है। मैं इसे अलग तरीके से देखता हूं। जैन माइनकर जी, मेरा मेरे और आपके दोनों के नजरिए में एक बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए ये डिबेट हम कर रहे हैं। बोलो। मेरा नजरिया यह है कि सरकार को पहले ही अंदाजा आ गया होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के टॉपल होने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है या वहां से कोई खतरा है। जैन जी तो छोड़िए, मैं आपको भारत में हुए आंदोलन की बात करता हूं। 15 आदमी का एक साथ एक जगह पे आना। मैं आपको एक काम करता हूं, एक बोतल केरोसिन और एक माचिस की तीली देता हूं, आप मुझे आधे घंटे में एसटी बस जला करके दिखाइए। आप नहीं जला पाएंगे। नहीं चलो। आप नहीं जला सकते। मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने सड़कों के ऊपर ये राइट्स कवर किए हैं। ये जो राइट्स होते हैं, उसमें पूरे के पूरे संसद को, पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट को, पूरे के पूरे कांग्रेस ऑफिस को आधे घंटे में फूंक देना, क्या ये जेन जी के बस की बात लग रही है? ये वही जो मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर इसको गेस करने में नाकामयाब रहे। एक तो बात सही है, एंगर था। आप अगर बोलेंगे प्री प्लान्ड था, तो कुछ हद तक मान भी लेंगे। लेकिन हम्म। क्या प्री प्लान्ड एंगर को प्राइम मिनिस्टर, जिनके हाथ में पुलिस है, आर्मी है, कंट्रोल नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। नहीं कर और पाया। नहीं कर पाया, एक। और दूसरा ऐसा कि आपने इसी वक्त ऐसी गलती की जिसके बारे में एक सोशल मीडिया के बगैर, जो मैंने पहले बोला कि हम और आप 1 घंटे के लिए विदाउट इंटरनेट रह सकते हैं। इसका जवाब आपने भी बोला, मैं तो कब का ही बोल रहा हूं कि वी कैन नॉट। बराबर है। जाके सीधा सभी इंटरनेट को बोल देना कि आप हमारे यहां से परमिशन लो, बाद में शुरू करें। ठीक है, बिल्कुल, मैं तो सीधा बोलता हूं, पोर्न क्लिप से लेके बच्चे पढ़ाई तक इंटरनेट पे करते हैं। मैं खुलेआम बोल देता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार यानी से कि यानी किताबों कि में यानी भी। कि जयंत जी, यानी कि जयंत जी, जो जब इंटरनेट आया उस समय जो बात बताई जा रही थी, कुछ प्रबुद्ध लोग इंटरनेट को लेकर आशंका जता रहे थे कि आज आपको ये चीज भा रही है, लेकिन आने वाले दिन में इसकी वजह से अस्थिरता होगी, हिंसा फैलेगी और आपको सावधान रहना चाहिए। क्या ये बात सही साबित हो रही है? मुझे ऐसा लगता है फिर हमको है ना, बिल्कुल स्टोन एज में भी नहीं, बिल्कुल प्रिमिटिव एज में जाना चाहिए। मुझे एक बहुत पुरानी, मैं जब बहुत छोटा था तब स्कूल में, मेरे स्कूल में एक बताई हुई कथा याद आती है। हाँ। बोलते हैं कि एक गॉड, और गॉड के सामने एक फार्मर बैठा हुआ और बोलते हैं कि मुझे है ना ऐसा ठीक से सब करना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर उसको ऐसा वो प्लो यानी ये खेत खेत के लिए वो प्लोइंग के लिए एक इक्विपमेंट दे देता। फिर उसको पता चलता,
अरे उसी इक्विपमेंट को लेके लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। हम उसी लोहे के इससे भी हम हिंसा तो कहीं से भी कर सकते। सो इन इन नटशेल इतना ही है कि कोई भी डेवलपमेंट रहे, द डेवलपमेंट हैज प्रॉस एंड कॉन्स। ये तो होना, ये इसके लिए मैंने इंटरनेट के बारे में जब बोलते हुए खुद बोला पहले ही कि हाँ, यूट्यूब पे पोर्न क्लिप देखने वाले भी है, ये पहले ही मैं बोल देता हूं, क्योंकि उनको किसी मिडनाइट प्राइवेट लाइफ बुक येलो कवर की खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही ये भी बोल देता हूं। लेकिन इसी इंटरनेट के ऊपर पीएचडी का स्टडी करने वाले लोग भी है। बिल्कुल। कैन यू डिनाई दिस? तो नो। द पर नेपाल में इंटरनेट बंद नहीं हुआ था, एप्लीकेशंस बंद हुई थी। एप्लीकेशन, वही तो बात हो गई ना, ये वही बात हो गई। लोग तो चल रहे हैं लेकिन रास्ते पे चलो। कैन वी वही, फिर मैं वही आता हूँ। मयूर, हम विदाउट इंटरनेट, हम भी, मैं आप कांदिवली से निकलो, मैं वाशी से निकलता हूँ, विदाउट इंटरनेट हम क्या प्रेस क्लब में बैठने के लिए पहुंच सकते हैं? मेंटली हम ठीक रहेंगे? नहीं, नहीं, नहीं। आज इंटरनेट सब जगह पर है। बिल्कुल वही वही। टिकट खरीदते हैं आप इंटरनेट पर, आप लंबी इंटरनेट, कतार में खड़े नहीं रहते। वहाँ से शुरू अरे होता है ये बात। जो हमको नहीं आता, मुझे नहीं आता, मेरे बच्चों को होटल का ऑर्डर इंटरनेट पे देने को आता है, मुझे नहीं आता। आई एम वेरी वीक इन दैट वे। लेकिन ये रियलिटी है, इंटरनेट के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। यही करने की जरूरत क्या थी? और मैं वो किम का उदाहरण दिया इसके लिए। किम के देश में लोग कैसे रहते हैं ये किम को पता है, या उन उन बेचारों को पता है। लेकिन आई बिलीव इन फ्री वर्ल्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमेरिका में सब कुछ अच्छा है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अमेरिका इज क्राइम फ्री वगैरह, कुछ भी नहीं है। बट एटलीस्ट यू कैन स्पीक। एंड आई थिंक हम जो एक बहुत आनी इन इमरजेंसी के जमाने से एक बात चली थी कि आपको ब्रेड चाहिए या लिबर्टी चाहिए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आया था, जो रशियन रिवॉल्यूशन में भी आया था। हम हम इंटेलिजेंट है, हम सिर्फ ब्रेड लेके नहीं बैठ सकते, हमको लिबर्टी भी चाहिए। और जब थोड़ा सा भी इसके ऊपर आंच आती है तब ये होता है। हाँ, देखिए, हाँ। मैं यानी इसमें यानी यानी थोड़ी एक सी भी तो आंच, यानी एक तो देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, भाई भतीजावाद, भाई पूरे के भतीजावाद, पूरे कंट्री के अंदर एनार्की, एनार्की, डेवलपमेंट का अभाव, पहले और भारत के साथ में क्लोज रिलेशन, फिर चाइना के साथ में जा बैठना, फिर वहां पर भी समस्या पैदा होना, ये बहुत सारी तकलीफें जो है उसका ट्रिगर पॉइंट ये ट्रिगर पॉइंट मैंने सोशल मीडिया देखिए, हम बना। ट्रिगर हम पॉइंट। हम जो क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ? तो हम बोलते हैं कि वो फर्डिनांड दी लेसेप्स का मर्डर हो गया, हाँ, बराबर, पर लेकिन वही कारण नहीं था। हम नहीं और नहीं, तुम जैसे फैक्टर्स जो बनते हैं, फैक्टर्स हाँ, हाँ, बनते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो जैसे मैं जैसे जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन हाँ, 2014 में जो कांग्रेस हाँ, पार्टी के पतन का कारण बना, बना इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो वहां पर कॉमनवेल्थ गेम एक स्पार्क बना। मार्क था। एक इट एक वाज अ 10 साल स्पार्क, से भूमिका एक लंबे 10 समय साल से से विपक्ष बना रहा था। बिल्कुल, 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 आई एग्री विद दिस। और दूसरा एक एक पॉइंट आ रहा, क्योंकि आपने ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जिक्र किया, यानी आम आदमी आ गया, इसके लिए थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ आइडियोलॉजी थी, रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता सबको दिया। मैं ये नहीं मानता हूं रशियन रिवॉल्यूशन में कुछ भी था, वहां तो सिर्फ वायलेंस था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कुछ तो भी दिया। मुझे नेपाल रिवॉल्यूशन में आइडियोलॉजी दिख नहीं रही है। द ट्रिगर पॉइंट इज दैट यहां दिख रहा है मेरा क्या होगा। दैट्स द वरिंग फैक्टर, मेरा क्या होगा। अच्छा, जो हमारे यहाँ की भी सरकार है यानी वो भी क्या देख रही है, अभी तो कम्युनिस्ट है, तो अभी के सरकार का देखने का रवैया अलग रहता है। नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है, एक नेपाल करस्पॉन्डेंट रहे हुए पत्रकार से बात कर रहा था, अपना ही भारतीय। वो बोलता है ऐसा होता है क्या है कि नेपाल अपने हाथ में बाउल लेके इंडिया के पास आता है। इंडिया तो अपना हिंदुत्ववादी राष्ट्र करके दे देता है, फिर बाउल खाली करके चाइना के पास जाता है, देखो इंडिया ने इतना दिया है। आप समझ रहे हैं?
हाँ, चाइना उससे ज्यादा देता है। नेपाल फिर से हमारे पास आता है। देखिए क्या हो गया, वो तो आपने दिया था लेकिन चाइना ने इतना दिया है, अब हम क्या करें? सो नेपाल इज सर्वाइविंग ऑन दैट। ये राजनीति है और इसी राजनीति पे नेपाल एक छोटा-सा राष्ट्र चल रहा है। हाँ, उसकी उसकी भौगोलिक उसको भौगोलिक समस्या भी देखिए, यानी एग्ज़ैक्टली, कि वो हिमालय से पूरी तरह से घिरा हुआ है। घिरा अगर हुआ है। चाइना कुछ चाहे तो भी बिना इंडिया की मदद के वो नेपाल को मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल नेपाल नहीं। नेपाल को अगर एक छोटा-सा गैस का सिलेंडर चाहिए, इंडिया देगा, केरोसिन चाहिए, बिल्कुल, इंडिया देगा, नेचुरल रिसोर्सेज़ या नेचुरल रिसोर्सेज़ को कन्वर्ट करने वाली फैक्ट्रीज़ हैं क्या? नहीं है। वो फैक्ट्रीज़ बन भी सकती है क्या? नहीं बन सकती। नहीं बन तो सकती। इस स्थिति में और उनका मतलब नेपालियों में मैंने एक चीज देखी है कि नेपालियों में अगर किसी का अल्टीमेट गोल रहता है तो वो ये रहता है कि मैं इंडिया जाऊंगा अपना करियर बनाऊंगा। बस, और वो भी मुंबई या दिल्ली। हाँ, मुंबई या बिल्कुल, दिल्ली। या ये मुंबई या रियलिटी, दिल्ली। ये रियलिटी है। मतलब मुझे याद है एक फन फैक्ट बताता हूं। मुझे याद है शिवसेना पार्टी बाला साहेब हाँ, ठाकरे हाँ, नेपाल में भी एक एकमात्र यूनिट, ऐसी नेपाल में पार्टी थी यूनिट बना था। जिसने घोषणा की थी कि हम नेपाल में चुनाव लड़ेंगे। यूनिट बनाएँगे ये और बहुत यूनिट यूनिक बना बात है। था। ये हाँ, एकमात्र विश्व का एकमात्र ये उदाहरण है हाँ, जिसमें एक देश की पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरे देश के अंदर पार्टी बना के चुनाव लड़ी हो। पार्टी बनाया नहीं बनाया इतना मुझे डीपली नहीं पता, लेकिन थापा जो बाला साहेब ठाकरे के पर्सनल सहायक थे वो खुद हाँ, एक नेपाली थे और वहां पे ये उन्होंने चुनाव लड़वाया था, इतना तो मुझे पक्का पता है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नेपाल में भी शिवसेना का यूनिट बना, ऐसा हाँ, अनाउंस किया गया था, मुझे याद है। हाँ, और जिस दिन नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, उस दिन सामना की पहली हेडलाइन थी, विश्वचा एकमात्र हिंदू मात्र राष्ट्र संपला। राइट, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र समाप्त हुआ। ये यस, सामना की पहली हेडलाइन थी, मुझे ये भी याद है। ठीक है, तो ये तो थोड़े से फैक्ट थे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो। लेकिन हम फिर एक बार एक मुद्दे पर आते हैं, ये सोशल मीडिया। हुँ, एक भी कंपनी सोशल मीडिया की या तो अमेरिका की कंपनी है या तो चाइना की कंपनी है। गौतम आई एग्री। अडानी ने कुछ समय पहले एक भाषण में आईआईटी, आईआईएम या मैं पता नहीं कहां, लेकिन बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने बताया था कि आज की तारीख में हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर हमें चिप्स मिलना बंद हो जाए, अगर हमें गैजेट्स मिलना बंद हो जाए, अगर ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म डाउनलोड हो जाए, बंद हो जाए, तो हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। और जो-जो चीज़ें रियलिटी हम है, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, वो रॉ मटेरियल बन रहा है, वो इस बिल्कुल। समय रॉ मटेरियल बन रहा है विदेशी ताकतों के लिए, और वो इससे हमारे देश को एक अच्छे से पहचान पा रहे हैं और हमारे देश के बारे में हमसे ज्यादा वो बेहतर तरीके से जानते हैं। अब ये ऐसा हो गया मयूर जी कि आप अभी गुजरात के हैं, किस किस गाँव के होंगे, अहमदाबाद ये जो भी कुछ है। अभी आप जिस एरिया में रहते हो, उस वो एरिया का मैप अपने गूगल पे डाल दो, आपको डिटेल मिल जाएगी। ये बात बहुत पुरानी है, 40 साल पहले डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, जो मेरे ही कॉलेज में एक बार एक गेस्ट लेक्चर करके आए थे। मैं ही प्रेसिडेंट था तो उन्होंने बोला था कि मैं अमेरिका गया था और अमेरिका में उस वक़्त कंप्यूटर हर जगह नहीं था, 80 अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। तो बोले वहाँ सब था, तो मैंने बोला भरत नगर नागपुर मेरा घर, इसका मैप बताओ। बिलीव मी, मैं 1984 की बात कर रहा हूँ। भरत नगर नागपुर डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का होम, इसका मैप उस वक्त वहां तैयार था। कब? 1984। और ये है आज 2025। तो अब आज तो जो दूसरे बाजू का देश क्या कर रहा है, ये तो भैया 40 साल में तो पता होना ही चाहिए। एवरीथिंग इज ऑन मीडिया।
न्यूजीलैंड के एक आदमी ने नासा नासा से या पेंटागन से कुछ बेसिक मटेरियल डाउनलोड करके एक पूरा मिसाइल बना दिया। तो जो सिक्रेटिव नाम की जी एक एक इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द मैं आपको बता रहा हूं। कंप्यूटर्स विल टेक यू टू ट्रुथ, ये मेरा वर्ड नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये 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 शब्द है उपराष्ट्र फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत, जो बहुत अनसंग रहे, कुछ ज्यादा फेमस नहीं थे 97 से 2002 तक। गुजरात में मैं उनका एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि वो तो गांधीवादी थे, तो बोले गांधी यानी सत्य, सत्य और अहिंसा। कंप्यूटर्स विल टेक यू टू ट्रुथ। अब आप देखिए जो प्रिसाइजली किस देश में क्या हो रहा है हमको पता है। तेरी औकात कितनी है, तेरी ताकत कितनी, तेरे पास मिसाइल कितने हैं, तेरी यहाँ हाँ। पावर्टी है या नहीं, मुझे पता है। हम्म। और मेरे पास क्या है तुमको पता है। और ये देखने वाले लोग बिल्कुल गरीब से लेके जिसका नाम आपने लिया अंबानी अडानी, जो एक प्रकार से देश की इकोनॉमी चलाते हैं, वहां तक है। सो जिसको बोलते हैं हम नॉलेज, नॉलेज इज नॉट लिमिटेड, नॉलेज इज एवरीवेयर एंड नॉलेज इज टेकिंग अस टू ट्रूथ वाया कंप्यूटर। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर बैन करना नहीं, ये तुम मत पढ़ो, समथिंग लाइक किम, ये तुम मत देखो कि साउथ कोरिया में कितने यंग बिल्कुल अच्छे रह रहे, ये तुम मत देखो। साउथ कोरिया के 5 करोड़ लोग बिल्कुल आनंद से जी रहे हैं, लेकिन वो कैसे आनंद से जी रहे हैं ये तुम मत देखो। उत्तर कोरिया के 2 करोड़ लोगों को किम बोलता है, दुर्भाग्य से उनको मानना पड़ता है। नेपाल बोलेगा, नेपाल के लोग दे आर, जो आपने बोला वो सही है, इन्फ्लुएंस्ड बाय मुंबई, दिल्ली, इंडिया, वो बोलेंगे हम क्यों सुने। द नहीं सुने। immediate reason, and KP Sharma Oli completely failed in gauging the repercussions of this immediate reason. हम्म। तो कुल मिलाकर के अगर हम सम अप करें, क्या विदेशी ताकत भी इसमें शामिल हो सकती है? एक बात मैं मानता हूं, जो नाटो ने भी बोला है कि वी वांट टू डिसइंटीग्रेट इंडिया, इस प्रकार का आपने भी कहीं बिल्कुल हाँ, आठ हाँ, पंद्रह दिन ट्वीट पे नाटो के समर्थक हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ही है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उन्होंने हाँ हाँ ट्विटर हाँ पे इंडिया के अलग-अलग टुकड़े करके भी दिखाया और कहा कि समय आ चुका है इंडिया को हाँ। डिवाइड किया जाए। तो इसके लिए मैंने सार्क के 5 देश तो हो गए, 2 छोटे बचे, वो तो किसी वक्त, क्या हम हमारे ऊपर टारगेट नहीं हो सकता? यस, इट्स पॉसिबल। तो और जितने डिवाइड रहेंगे उतना सुपर पावर को रूल करना अच्छा रहता, चाहे वो बीजेपी रहे अभी कि जो छोटे पार्टियों को आपस में लड़ाते हुए ऊपर बैठी है, या एक जमाने में कांग्रेस रहे जिसने हाँ। वही किया है, या रशिया को ने सोवियत यूनियन को तोड़ के अमेरिका अभी वही कर रहा है। तो क्या ये प्लान नहीं हो सकता? एज अ कंट्रीमैन आई विल से यस, देयर कुड बी, बट वी शुड रेजिस्ट। हमने इसका अपोज करना चाहिए। एज ए मीडिया जितना हो सके हम करेंगे, जो भी कुछ करना है हम करेंगे, लेकिन क्या देखिए, नाटो का। देखिए जैन माइंडकर जी, हम कुछ नहीं करेंगे, सुनिए मेरी बात। मनोज जरांगे पाटिल का मुंबई में आंदोलन हुआ, हाँ, मुंबई की नाक पकड़ के रखी, रखी, झूले झूल रहे थे, स्नान कर रहे थे, बस में और हम जाके कुछ नहीं कर पाए। मारामारी किया, बहुत खो-खो खेला, सड़क के ऊपर सो गए, कोई कुछ नहीं बोला। और उनके ऊपर के सभी गुनाह माफ किए गए। बिल्कुल। यानी 4 दिन यानी हमने कि उनको। यानी कि अगर आप डेमोक्रेसी में हैं, तो ये हाँ बात पकड़ के चलिए कि हम इस समय कंप्यूटर के बाद एक ऐसे मोड में आ चुके हैं कि अगर कुछ हाँ, भी होता है तो हम सेफली अपने घर पे आ जाते हैं, बाहर जो होना है होने दो, बाद में देखेंगे। ये है, आई मीन जो भी देखो, आदमी तो पहला सिक्योरिटी पहले देखेगा, तो वो तो करेगा ही।
सिक्योरिटी देखता है पहले खुद की। हाँ, ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है जो आपने बोला मराठा रिजर्वेशन, क्योंकि 4 दिन वर्चुअली द मुंबई वाज हेल्ड एज अ रैंसम, मैं हाँ, मानता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल आप ये ये नहीं कह बहुत सकते अनफॉर और नेपाल में सबसे आप कह अनफॉर्चुनेट रहे बात हो ये है नेपाल ने कि वायोलेंट टर्न लिया। नेपाल ने द वे वायोलेंट टर्न लिया और मेरा तो ये द मानना है कि इसमें कोई ना कोई खुराफाती है, जिसने इतनी तेजी से ये सारा कार्यक्रम कर दिया। वरना ये मानता हूँ, ये हो सकता है। ये देखो, कोई भी एजिटेशन के पीछे जो सिस्टमैटिक जब जाते हैं ना, अ, अरब कंट्रीज में जब लोग रास्ते पे चल रहे थे, एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। अरब कंट्रीज जो अरब स्प्रिंग जब बन रहा था, और जब उधर अरब स्प्रिंग बन रहा था, उसी वक्त यहाँ आपका चल रहा था दिल्ली में, हाँ, रामलीला हाँ, में। हाँ। और अमेरिकन काउंसुल जनरल को मैंने सवाल पूछा। हुँ, मैंने बोला रास्ते पे भले ही नॉन वायलेंट मॉब, लेकिन रास्ते पे आना, इसका मतलब ये है यू आर डिस्टेबिलाइजिंग, यू आर चैलेंजिंग द अथॉरिटी। व्हाट इज योर ओपिनियन? अब ये माना जाता है कि अरब स्प्रिंग के बारे में, अरब अरब स्प्रिंग के पीछे अमेरिका का हाथ था, ये माना जाता है। ठीक है। जहां भी कोई उनके पास इतने पावर है, पैसा है कि जहां भी कहीं डिस्टेबलाइजेशन करना है वो कर सकते हैं। यहां तक कि ये भी बातें चल रही थी इंडिया के पीछे भी, इंडिया के अनरेस्ट के बारे में भी उनका हाथ था। तो काउंसिल जनरल ने डिप्लोमेटिकली आंसर दिया, इंडिया हैज गॉट पीपल्स इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द पीपल दोज हु वांट टू प्रोटेस्ट कैन प्रोटेस्ट। ठीक है, लेकिन जो आपने वो मुद्दा उठाया, डेमोक्रेसी, हम भी मानते देवेंद्र डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लोगों को क्या एजिटेशन करने का हक है, हम भी मानते। लेकिन 4 दिन मुंबई के रास्ते पे सीएसटी के सामने कबड्डी खेलने का हक है क्या? नहीं है। और जिसके ऊपर एक मिलिंद देवरा ने हिम्मत करके एक ट्वीट किया, बाद में उसको हटाना पड़ा। हुँ, सबसे बुरी बात ये, हाँ, सबसे बुरी बात ये है कि उसको हटाना पड़ा ये ट्वीट। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और जिसको एक प्रकार से उनको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने मजबूर किया, ऐसा हम आप जैसे पत्रकार आराम से कह सकते हैं, क्योंकि वैसा ही लगता है, क्योंकि वो एक रूलिंग पार्टी के ही एमपी है। शिवसेना शिंदे गट यानी रूलिंग पार्टी ही है। तो हाँ, ये बिल्कुल। बात सही है, मैं मानता हूं इसमें। लेकिन हम अगर नेपाल के ऊपर जाएंगे तो ये जो इमीडिएट रीजन, हम वही उस मुद्दे पे आएंगे, हम इधर मराठा में आएंगे तो बहुत बातें निकलेगी। इमीडिएट रीजन यही है। हाँ, मैं 1 मिनट मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। हाँ, हमारा मकसद मराठा आंदोलन को नेपाली जो हुआ उसके साथ कंपेयर करना नहीं है। हमारा कॉन्टेक्स्ट बहुत क्लियर है। हम एजिटेशन को कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल नेपाल में एजिटेशन हुआ और मुंबई में भी एजिटेशन हुआ। नेपाल का वायलेंट था, मुंबई का वायलेंट नहीं था, लेकिन ये फैक्ट है कि मुंबई की नाक 4 दिनों तक पकड़े रखा। हम किसी बराबर। कम्युनिटी को डिफेम नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, ये बात हम स्पष्ट कर देते हैं। जयंत भाई अपनी बात आप आगे बढ़ाइए। तो ये जो ठीक है, अभी आपने वो सब करीब जो मैं बोल रहा था, वही आपने करीब-करीब क्लियर कर दिया कि हम ये कास्ट वाइज़ हमको इसमें कहीं जाना नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही कि मुंबई के पूरे व्यवहार को 4 दिन के लिए प्रॉब्लम हो गया था, वो नहीं हुआ। हिंसा नहीं हुई, लेकिन प्रॉब्लम तो हुआ हमको। और डेमोक्रेसी में एजिटेशन के दौरान ये प्रॉब्लम होते हैं। इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, कुछ नुस्खा निकलना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जयंत भाई। आज आपने हमें भरपूर समय दिया। आपका नॉलेज हमारा दर्शकों के सामने आपने नॉलेज प्रदर्शित की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरीके से नेपाल में एजिटेशन हुआ, क्या वो एजिटेशन था, विदेशी साजिश थी या फिर कुछ ऐसा था जिसे सरकार पहले से एक्सपेक्ट कर रही थी और बाद में वो चीज़ हो गई? समय के साथ सारी बातों के जवाब जो हैं वो निकल कर सामने आएँगे। बहरहाल नेपाल में जो हुआ
वो और कहीं भी हो सकता है। एशिया के सब कॉन्टिनेंट का ये सर्कल जो है, वो भारत के इर्द-गिर्द घूमते-घूमते इस समय नेपाल पर पहुँचा है। भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, कितना प्रभाव होगा और क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? सोचिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।